सबसे पहले काशीलाल जी म्यूट कर लीजिए। काशीलाल जी मोबाइल को म्यूट कर लीजिए। चलिए, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले हम अपने स्टूडेंटों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप सब लोगों ने, जो लोग पटना के सराउंडिंग में थे, सब लोगों ने 25 फरवरी को पटना में आए और सब लोगों ने बहुत, सबका योगदान रहा प्रोग्राम को सफल करने में। और देखिए, जब आप लोग सब लोग एक्टिव रहते हैं तो कोई भी प्रोग्राम करने में मन भी करता है और आगे का भी प्रोग्राम करने की ताकत मिलती है। जितेंद्र जी बोकारो से थे, रात में पूरी जर्नी करके आए सुबह सुबह, तो बहुत अच्छा लगा। और प्रभात कुमार, रविशंकर का तो बहुत बहुत रहा, आपने पटना में पूरा मोर्चा संभाला था। काशीलाल जी सीनियर होने के बाद भी समय से आ गए और पूरे टाइम रहे। कंचन सिंह, आपके पति, आप दोनों लोग पति पत्नी के रूप में, पूजा भारती और मुरारी, मुरा प्रभात कुमार, ये जितने भी स्टूडेंट थे सभी लोग आए। और सबसे अच्छी बात थी कि पटना के लोकल भी सारे स्टूडेंट थे, सिलेक्टेड स्टूडेंट भी थे, जज लोग भी थे। और एक छोटा वाला वीडियो आज आ गया है हमारे पास, क्योंकि वो वहाँ पर पटना से बन के आना है। बाकी तो हम लोग लोकल जो रहता है हमारे प्रयागराज से जल्दी हो जाता है, तो कल छोटा वीडियो आप लोग को मिलेगा वहाँ से, बड़ा वीडियो सैटरडे को मिलेगा। और आगे कोशिश की जाएगी रांची में एक बार फिर हम लोग मिलेंगे, और उसकी तैयारी अभी अंडर प्रोसेस है, जब पूरी होगी आप लोग को बताया जाएगा। देखो, दूसरी बात ये कि जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को लेकर बात हो रही है, इस पे हम आप लोग को पहले एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि देखो, 30 जून तक तो आप लोग नए वाले एक्ट के बारे में कुछ सोचो मत। पहली चीज़, 1 जुलाई को वो जब इन्फोर्स होगा, तो इन्फोर्स होने के बाद होता क्या है कि कोर्ट वगैरह में तो काम शुरू हो जाएंगे 1 जुलाई से, पुलिस स्टेशन पर एफआईआर वगैरह शुरू हो जाएगी 1 जुलाई से। लेकिन स्टूडेंट का जो सिलेबस होता है वो, जब हाई कोर्ट, अगर जुडिशल सर्विसेज हायर जुडिशल है, हाई कोर्ट चेंजेस करे या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन चेंज करेगा, कि अब हम आगामी एग्ज़ाम जो लेंगे वो भारतीय न्याय संहिता जो जो बनी हुई है उसके तहत लेंगे। जब आपका सिलेबस आउट होगा तभी आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम उस नए एक्ट से होगा। जब तक सिलेबस आउट नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा आपका एग्ज़ाम अभी इसी तरह चलता रहेगा। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इतना ज़रूर करिएगा, नया एक्ट आप ले लीजिएगा, क्योंकि अब चाहे वो 1 जुलाई से तो इन्फोर्स हो ही जाएगा, इसके साथ सिलेबस में भी चेंजेस होगा। ठीक है, तो आप लोग ये भ्रम बिल्कुल मत पालिए कि ये हमारा नोट्स ख़राब होगा, ये हमारा ख़राब होगा, कुछ नहीं। 30 जून तक तो पूरे एग्ज़ाम इसी से होंगे, और 30 जून के बाद तक जो भी सिलेबस में अगर चेंजेस नहीं होता, जैसे झारखंड का प्रीलिम्स होना है 10 मार्च को, तो आईपीसी सीआरपीसी से होगा। मेंस का अगर सिलेबस चेंज करेंगे तब तो नए से होगा, नहीं तो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस से होगा। बिहार का हायर जुडिशल है जो मार्च में है, वो भी आपका आईपीसी सीआरपीसी से प्रीलिम्स होगा। मेंस अभी इसी से होगा जब तक कि हाई कोर्ट ये न चेंज करे कि हमें मेंस का एग्ज़ाम नए एक्ट से लेना है। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखिएगा, और बहुत ज़्यादा उसको घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है। जो नया एक्ट है सारे प्रोविज़न यही है, सेक्शन की रिसफलिंग है, वो सेक्शन बता देंगे, पढ़ा देंगे आप लोग को, तो आप लोग को वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। देखो, आज हम लोग दो चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। एक तो एग्ज़ामिनेशन, परीक्षा, और दूसरा लीडिंग क्वेश्चन। देखिए, जो एग्ज़ामिनेशन होता है ये तब होता है सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में।
सिविल केसेस में एग्जामिनेशन तब होता है जब कोर्ट के द्वारा इश्यूज बना दिए जाते हैं, वाद बिंदु की विरचना कर दी जाती है। प्लेंटिफ का प्लेंट आ जाता है, डिफेंडेंट का रिटन स्टेटमेंट WS आ जाता है। तो वादी के वाद पत्र प्रतिवादी के लिखित कथन के आधार पर कोर्ट क्या करता है, इश्यूज को फ्रेम कर देता है, वाद बिंदु की विरचना। जब इश्यूज फ्रेम हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप लगता है एग्जामिनेशन। अब आ जाइए दूसरे तरफ क्रिमिनल लॉ में। देखो क्रिमिनल लॉ में जब कोर्ट क्या करती है, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज कर देती है, आरोप तैयार कर देती है। तो आरोप तैयार कराने के बाद स्टार्ट होता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार, कि आप अपने मामले को क्या करिए, साबित करिए। तो सिविल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, वादी पर। वादी पर। तो सिविल केसेस में सबसे पहले किसकी परीक्षा होगी, वादी वादी की। का। वादी की। अच्छा, क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, अभियोजन या परिवादी। प्रोसिक्यूशन। तो परीक्षा किसकी शुरू होगी, अभियोजन की। अभियोजन। ठीक है, देखो बेसिक चीज़ समझो, आप लोग सब क्लियर हो जाएगा। तो जो परीक्षा होगी, सिविल केस अगर चल रहा है तो सिविल ट्रायल में पहले परीक्षा होगी वादी की, और क्रिमिनल केस चल रहा है तो पहले परीक्षा होगी किसकी, कंप्लेनेंट की या प्रोसिक्यूशन की, विक्टिम की। ठीक है, अब जैसे आप लोग कंपटीशन का परीक्षा देते हो तो पहले आपकी कौन सी परीक्षा होती है, प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा। प्रीलिम्स पास करते हो तो आपकी कौन सी होती है, रिटन, मेंस। फिर आपकी कौन सी परीक्षा होती है, इंटरव्यू, साक्षात्कार होता है ना आप लोग का, प्री मेंस इंटरव्यू। इसी प्रकार कोर्ट में भी 3 परीक्षा होती है। सबसे पहले परीक्षा को बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य परीक्षा। दूसरा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रति परीक्षा, इसी को उर्दू में कहते हैं जीरा। तीसरा होता है मुख्य पुनः परीक्षा, री एग्जामिनेशन। 3 एग्जामिनेशन देखो होता है। और अगर किसी की री एग्जामिनेशन होगा तो अपोजिट पार्टी चाहे तो अधिकार के रूप में डिमांड कर सकता है क्या, री क्रॉस एग्जामिनेशन की। तो देखो 2 सेक्शन इस पे इंडियन एविडेंस एक्ट की चलती है, 137, 138, 2 धाराएं हैं, 137, 138। पीटी में जब आप लोग का जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे आप आंसर लिखोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि परीक्षा की परिभाषा क्या है, यानी मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा की परिभाषा किस धारा में है, तो आप टिक लगाओगे 137। आपसे पूछा जाए परीक्षाओं का क्रम, ऑर्डर ऑफ द एग्जामिनेशन, तो वो 138। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही सोच समझ के आप लगाना। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षाओं का क्रम क्या है, A 137, B 138, C 137 एंड 138, D नन ऑफ दिस। अब आपने सोचा लाओ भिड़ा दे, तो देखो भिड़ाने से काम नहीं चलेगा। तो आप याद करो कि 137 क्या है, परिभाषा, डेफिनेशन किसकी, 3 शब्दों की। वो 3 शब्द क्या हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, री क्रॉस एग्जामिनेशन। 3 शब्दों को जो परिभाषित किया गया है वो धारा 137 में। इन परीक्षाओं का क्रम क्या होगा, 138 में। ठीक है, इतनी बात तो अब समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए जो परीक्षा शुरू होती है, अगर सिविल केस है सबसे पहले वादी की परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा। जो क्रिमिनल केस है उसमें सबसे पहले परीक्षा होगी किसकी, पीड़ित की। पीड़ित को हम लोग बोलते हैं अभियोजन आब्लिक परिवादी। मुख्य परीक्षा में होता क्या है कि जो पक्षकार यानी वादी और वादी के जो गवाह हैं उनको कोर्ट के सामने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना है, कथन, क्या देखा, क्या सुना, क्या उन्होंने आभास किया, जो है वो आप बोलिए स्टेटमेंट के फॉर्म में। और कोर्ट, पाठक जी म्यूट करिए।
या तो कोर्ट स्वयं उनकी बात को लिखता है, या आप देखते हैं वहाँ पे जो रीडर बैठा रहता है कोर्ट में, पेशकार जिसको आप बोलते हैं, वो लिखता है। जब उनका यानी वादी की परीक्षा हो गई स्टेटमेंट के फॉर्म में, वादी के गवाहों की परीक्षा हो गई स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो देखो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो मुख्य परीक्षा होती है ये मैंडेटरी होती है कि डिस्क्रिशनरी, यानी ये बाध्यकारी है या विवेकाधीन है। न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि न्यायालय मुख्य परीक्षा ले या न्यायालय बाध्य है मुख्य परीक्षा लेने के लिए। पीटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, मैंडेटरी। मैंडेटरी क्यों? अगर कोर्ट एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं लेगा तो केस आगे बढ़ेगा कैसे? चाहे वादी जीते, चाहे वादी हारे, चाहे डिफेंडेंट जीते, चाहे डिफेंडेंट हारे, जो भी हो, लेकिन एग्जामिनेशन इन चीफ मस्ट है। अच्छा, अगर प्लेंटिफ कहता है कि मैं एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं दूंगा, मैं नहीं कराना चाहता, तो क्या होगा? वाद बिंदु बनने के बाद यानी इश्यूज बनने के बाद प्लेंटिफ कोर्ट पे कहता है कि मैं अपना एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं कराऊंगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा? बाद खारिज हो जाएगा सर। हाँ, मुख्य परीक्षा उसका नहीं माना जाएगा सीमा। तो ध्यान रखिएगा धारा 102 लागू हो जाएगी साक्ष्य अधिनियम। धारा 102 कहती है कि अगर दोनों ओर से कोई साक्ष्य नहीं आता तो वो पक्षकार असफल हो जाएगा जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। तो मुकदमा कौन हारेगा? वादी। वादी, प्लेंटिफ हारेगा, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ हारेगा। तो ये तो आप लोग पहले जान लो कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ है ये है मैंडेटरी, बाध्यकारी, इसको कराना ही कराना है। तो जो मुख्य परीक्षा की परिभाषा है जो धारा 137 में दी गई है कि वह पक्षकार जो वाद को ले आया है अपना और अपने साक्षियों के बयान को सशपथ कोर्ट में दर्ज कराए। देखिए 99 के अमेंडमेंट के द्वारा 1999 के संशोधन के द्वारा ये बना दिया गया है कि ऑन ओथ होगा, सशपथ, उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य परीक्षा। जैसे मुख्य परीक्षा यानी एग्जामिनेशन इन चीफ कंप्लीट होता है तो कोर्ट अपोजिट पार्टी के एडवोकेट से कहता है मिस्टर काउंसिल आपको क्या इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना है? तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो डिस्क्रिशनरी है, विवेकाधीन। मान लीजिए अपोजिट पार्टी के एडवोकेट कहते हैं मुझे कुछ नहीं पूछना है, मुझे कुछ नहीं पूछना है, तब क्या होगा? वो कहते उसका हैं चीफ मुझे सर कुछ माना नहीं जाएगा पूछना। सर। जो बाद लाया है उसी को सत्य मान लिया उसी को जाएगा। सत्य मान लिया जाएगा, जो अपना एग्जामिनेशन कराया उसी को सही मान लिया जाएगा। लेकिन अगर जबकि 99% ऐसा नहीं होता, अपोजिट पार्टी का एडवोकेट कहता है कि मुझे इनसे पूछना है, मैं इनका क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा। ये आप ध्यान रखिएगा, सत्यता को पता लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका है क्रॉस एग्जामिनेशन। किसी भी पक्षकार का किसी भी गवाह के सत्यता को पता लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। देखो जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो इंटोग्रेटिव फॉर्म में होता है, प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न उत्तर चलता है और ये करेगा कौन? अपोजिट पार्टी का एडवोकेट। मुख्य परीक्षा कौन करता है? जिस पक्षकार ने बुलाया उसका अधिवक्ता, उसका एडवोकेट। बट क्रॉस एग्जामिनेशन हर समय करेगा अपोजिट पार्टी का एडवोकेट। अगर सिविल केस है, प्लेंटिफ का एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया, कोर्ट ने क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया, तो जो डिफेंडेंट के एडवोकेट हैं, प्रतिवादी के एडवोकेट हैं, वो क्या करेंगे? वादी और वादी के गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। कहाँ रहते हो, क्या करते हो, इनके किराएदार हो, कितने दिन से पैसा नहीं दिए, क्यों पैसा नहीं दिए, तरह तरह के प्रश्नों को वो बौछार के रूप में पूछता है। अगर जब एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाता है, यानी प्लेंटिफ का भी हो गया, प्लेंटिफ के गवाहों का भी हो गया, क्रिमिनल केस है,
तो विक्टिम का भी हो गया, विक्टिम के गवाहों का भी हो गया। तो जो एग्जामिनेशन इन चीफ जिस एडवोकेट ने किया था, उसको लगता है कि हमारे क्लाइंट ने कोर्ट के सामने कोई नया चीज़ बोल दिया, इससे केस पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, जो रीक्रॉस एग्जामिनेशन होता है ये कोर्ट के परमिशन के बिना नहीं हो सकता। इसके लिए एग्जामिनेशन चीफ करने वाले एडवोकेट कोर्ट से बाकायदा रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अपने गवाह से कुछ और पूछना है। अगर कोर्ट उनको परमिशन दे देती है तब वो अपने गवाह से क्या करेंगे, री एग्जामिनेशन करेंगे, उनसे भी कई बातों को पूछेंगे। अब अगर कोर्ट ने री एग्जामिनेशन का मौका दे दिया, किसको, एग्जामिनेशन इन चीफ वाले एडवोकेट को, तो जो अपोजिट पार्टी के एडवोकेट हैं जिनको केवल एक मौका मिला था, अब वो एक मौका क्या मिला था, क्रॉस एग्जामिनेशन का, तो वो भी कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे भी एक मौका और दीजिए, मुझे भी इनका री क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। क्यों, कोर्ट जो चलती है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर चलती है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर। जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसका जो फंडा है, हियरिंग द बोथ पार्टी, दोनों पक्ष को सुनो। तो कोर्ट ने एक राउंड में किसको सुना, एग्जामिनेशन इन चीफ में वादी के एडवोकेट को, वादी के गवाहों को सुना। क्रॉस एग्जामिनेशन में किसको सुना, डिफेंडेंट को और उसके गवाहों को, एक दोनों को सुन लिया। कोर्ट ने अगर वादी को एक चांस और दिया जिसका नाम है री एग्जामिनेशन, तो क्या डिफेंडेंट भी एक चांस ले सकता है, मांग सकता है कोर्ट से? इसी का नाम है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर, उसको भी मौका दिया जाएगा। ठीक, तो देखो जो एग्जामिनेशन है वो सबसे पहले जो ऑर्डर इसका 138 में बताया गया किस ऑर्डर में होगा। जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ऑर्डर है, पहले पीटी होगा, प्री होगा, फिर मेंस होगा, तब इंटरव्यू होगा। कभी आपने सुना कोई ऐसा एग्ज़ाम हो पहले इंटरव्यू हो, तब मेंस हो, तब पीटी हो? कोई एग्ज़ाम ऐसे होता है? आप लोगों ने अपने जीवन में कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया कि पहले इंटरव्यू नो सर। और ना नहीं मिले नहीं सर। और ना होगा? ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये पागलपन की निशानी है कि पहले आप उसका इंटरव्यू ले लिए तब कहते हो पीटी दो। तो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है कि पीटी में के बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू, ऐसे ये भी है। पहले एग्जामिनेशन ऑर्डर क्या है, फर्स्ट एग्जामिनेशन इन चीफ, सेकंड क्रॉस एग्जामिनेशन, थर्ड री एग्जामिनेशन। और री एग्जामिनेशन होगा तो जो अपोजिट पार्टी का एडवोकेट है वो कोर्ट से चांस मांग सकता है कि मुझे री क्रॉस एग्जामिनेशन का आदेश दीजिए। ये क्या है, एग्जामिनेशन के ऑर्डर। तो दो बातें आप लोग को ध्यान रखना है। पहला तो ये ध्यान रखना है कि परीक्षाओं की परिभाषा किस धारा में है, परीक्षाओं की परिभाषा किस धारा में है, 137 में। परीक्षाओं का क्रम 138 138। अच्छा, 138, वेरी गुड। 138। मुख्य परीक्षा क्या होती है? प्लेंटिफ के मैंडेटरी होती है, बाध्यकारी होती है, प्लेंटिफ जो वाद अपना लाते हैं उनकी पक्ष तरफ कोर्ट के समक्ष रखता है, अभियोजन पक्ष की तरफ से। किस फॉर्म में, इंटोग्रेटिव फॉर्म में कि स्टेटमेंट के फॉर्म में? स्टेटमेंट स्टेटमेंट कथन के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में, स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में। तो याद रखो, एग्जामिनेशन इन चीफ इज इक्वल टू बराबर मैंडेटरी इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप लोग, स्टेटमेंट। मुख्य परीक्षा बराबर बाध्यकारी बराबर कथन, बॉक्स बना के घेर लो, फार्मूला हो गया। तो ये आपको कंपटीशन में मदद करेगा, जुडिशियल ऑफिसर में मदद करेगा, आप अच्छे एडवोकेट बनोगे वहाँ मदद करेगा, जहाँ भी आप जिस फील्ड में जाओगे। तो आप लोग लिख लो,
एग्जामिनेशन इन चीफ यानी मुख्य परीक्षा बराबर, इक्वल, मैंडेटरी बाध्यकारी बराबर स्टेटमेंट। दूसरा ये क्रॉस एग्जामिनेशन, डिस्क्रिशनरी विवेकाधीन बराबर इंटोग्रेटिव फॉर्म, क्वेश्चन आंसर फॉर्म। नेक्स्ट री एग्जामिनेशन बराबर ऑन डिमांड, अनुरोध पर बराबर इंटोग्रेटिव प्रश्न सूचक रूप में। री एग्जामिनेशन बराबर ऑन डिमांड बराबर इंटोग्रेटिव। ऐसे अगर आपने बता दिया, ऐसे आपने लिख दिया, तो आपको ना कोई एडीजे से रोक सकता है, ना सिविल जज से रोक सकता है, ना एपीओ से रोक सकता है। अब कहीं आप वही बेयर उठा के रट लिए, टेक्स्ट बुक उठा के रट लिए, तो रटने में क्या होता है कि उसके आगे फिर आंसर कैसे दोगे आप? बोलिए। जैसे छोटे बच्चे ने कोई पोएम को याद कर लिया, तो कितनी स्पीड से पोएम को सुनाता है, और उसके बाद चुप। तो वो स्थिति मत लाओ अपनी, आप अपनी वो स्थिति ले आइए कि जहाँ एग्जामिनर का ज्ञान खत्म हो तो उसके आगे भी आपके पास नॉलेज रहे, तब उसके पास क्या हो, आपके आगे की नॉलेज हो। समझ में आई बात? ये फार्मूला सबको समझ में आ गया है? बोलिए यस सर। प्रभात ठीक है? जी सर, जी सर। आपके बिहार के एक राष्ट्रपति थे पहले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जी, प्रथम राष्ट्रपति बने। प्रथम राष्ट्रपति। उनका आश्रम कहाँ था? बिहार में उनका आश्रम कहाँ था? सिवान जी दफ्तर। कहाँ पर मुरारी? सिवान। सिवान। किस नाम से उनका आश्रम? अच्छा चलो, नो सर नो। उनके बारे में कुछ जानते हैं आप लोग एक्स्ट्रा? रविशंकर, कुछ जानते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप लोग? सर सदाकत आश्रम पटना। हाँ, सदाकत आश्रम पटना। गई हो निशांत आप? नहीं सर, गई तो नहीं। चलो अच्छा। देखो उनके बारे में हमें आप लोग को बताएं, जब उन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया तो उसमें ब्रिटिश पीरियड होता था, तो जो एग्ज़ामिनर वगैरह होते थे वो क्या नाम है, ब्रिटिशर्स भी होते थे। और जब उन्होंने बैरिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया तब तो 100% बैरिस्ट्री के एग्ज़ाम में सारे एग्ज़ामिनर क्या थे? अंग्रेज। तो जब उन्होंने बैरिस्टर का एग्ज़ाम दिया तो कितने नंबर से पास हुए थे मालूम है? फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न? फर्स्ट डिवीजन से सर, उसको फाइल कर दिया था सर। नहीं, फर्स्ट एग्जामिनर डिवीजन। ने उनकी कॉपी जांच करते हुए एग्जामिनर ने लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। राइट, वेरी गुड। सोचिए, उन्होंने लिखा था एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर। परीक्षा देने वाला परीक्षा लेने वाले से कई गुना योग्य है, कई गुना योग्य है। अब आप सोच लीजिए वो कितने टैलेंटेड थे। आज कोई पुर्जी ले जा रहा है, कोई नकल ले जा रहा है, कोई नंबर बढ़वा रहा है। तो आप अपना टारगेट बनाइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अभी हमने बिहार में देखा कितने टैलेंटेड लोग हैं, सच में बहुत टैलेंटेड लोग हैं भाई। तो अपने को इतना आगे बनाइए कि अगर आपसे कोई क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन किसी पर बात करता है, तो जहाँ पर सामने वाले का ज्ञान खत्म होता है उसके आगे भी आपके पास ज्ञान रहे। तो यह आप कैसे कर पाओगे? जब अपना आइडियल आप बनाओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऐसे लोगों को। यानी एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, ये लिखा किसने? उस एग्जामिनर ने। कोई ऐसा लिखेगा एग्जामिनर?
इतने योग्य व्यक्ति थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी ऐसे आइडियल्स को बनाइए कि हमें भी लॉ में ऐसी नॉलेज को गेन करना है कि सिलेक्शन तो लेना ही लेना है। सिलेक्शन के बाद भी आप जिस ज़िले में पोस्टेड रहिए उस ज़िले के आप नंबर 1 के जज कहलाए। सब लोग इस बात को एडमिट करें कि भाई वो जज साहब के पास बड़ी गज़ब की नॉलेज है। तो ये होती है तब जब आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छी तरह से तैयार करोगे। अब तो ये टॉपिक क्लियर हो गया सबको एग्जामिनेशन का ना? कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलिए भाई। जी सर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है लीडिंग क्वेश्चन, जिसको हम लोग कहते हैं सूचक प्रश्न। इस पे देखो 3 सेक्शन है, 141, 142, 143, 141, 142, 143, 3 सेक्शन है। देखो इन 3 सेक्शन के सबके टाइटल अलग अलग और सबके टाइटल के साथ साथ सबकी मीनिंग अलग अलग। अगर ये पूछा जाता है लीडिंग क्वेश्चन को इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, तब आपका आंसर होगा 141, 141। एग्जामिनर आपसे पूछता है व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, उन्हें कब पूछा नहीं जा सकता। लीडिंग क्वेश्चन को कब नहीं पूछा जा, 142। व्हेन दे मे बी आस्क्ड, उन्हें कब पूछा जा सकता है, 143। तो अगर ये 3 चीज़ को आप याद रखोगे तो जो पीटी का एग्ज़ाम में टेबल आता है, टेबल ए टेबल बी लिखा रहता है ना, टेबल ए टेबल बी। अब हम लोगों से बोला जाता है, एग्जामिनर कहता है मिलाइए। एक तरफ उसने क्या किया, ऑर्डर में दे दिया, एक तरफ डिसऑर्डर में दे दिया। चाहे टेबल ए को डिसऑर्डर में कर दिया या टेबल बी को डिसऑर्डर में कर दिया, और हम लोग से कहते हैं मिलाइए। तो हमें इसका टाइटल मालूम होना चाहिए। धारा 141 क्या है, सूचक प्रश्न की परिभाषा। धारा 102 का टाइटल क्या है, कब सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। 143 कब सूचक प्रश्न पूछे जा सकते। जो नहीं पूछे जा सकते या पूछे जा सकते किसको निर्देशित किया गया है, न्यायालय को कि अधिवक्ता को? अधिवक्ता। न्यायालय को। अधिवक्ता। अधिवक्ता को और न्यायालय को। न्यायालय को सर। न्यायालय। अधिवक्ता। तो न्यायालय को प्रमाण की गरज पड़ी है, पूछेगा प्रश्न। फीस लिए हो आप अधिवक्ता, क्लाइंट आपका है भाई, फीस आपने लिया, क्लाइंट आप लिया, वाद पत्र आप लाए, तो न्यायालय को कौन सी गरज पड़ गई पूछे या न पूछे? पहले हमें ये बता दो, आप ही कंफ्यूज हो। नहीं सर, अधिवक्ता को न्यायालय की अनुमति। न्यायालय तो स्पेसिफिक कंडीशन में, देखो न्यायालय को अधिकार मिला है कि आप भी कोर्ट में डैश पर बैठे बैठे जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, पीठासीन अधिकारी है, वो प्रश्न को पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब और किस धारा में? 2 बातें हैं, कब और किस धारा में? 165 में। 165। क्यों, कब पूछेंगे? कब पूछेंगे? जब न्यायालय लगे कि दोनों पक्षकार आपस में क्या किए हैं, कोई मिले हुए हैं और कोर्ट के टाइम को खराब कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कोर्ट को, टाइम को। तब कोर्ट नाराज होके, जिसको कहते हैं, तब कोर्ट क्या करती है, वो क्रॉस बाई कोर्ट, धारा 165। अच्छा, बाकी कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में किसके लिए? एडवोकेट्स के लिए। एडवोकेट्स के लिए कब प्रश्न नहीं पूछेंगे, यानी कि जो पक्षकार आया है उसके अधिवक्ता को। तो ये ध्यान रखिएगा, सूचक प्रश्न जो होते हैं उसको परिभाषित किया गया है धारा 141 में। लीडिंग क्वेश्चन, लीडर से बना है लीडिंग, या लीडिंग केसेस हम लोग बोलते हैं। लीडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं लीडिंग केस, बारेंद्र कुमार घोष का केस लीडिंग केस है, मोहरी बीबी का लीडिंग केस है, रेक्स बनाम गोविंदा का लीडिंग केस है। लीडिंग का मतलब क्या होता है? बोलिए, लीडिंग का क्या मतलब होता है? निर्देशक बाद।
जो निर्देश दे किसी निर्देशितवाद, चीज की। निर्देशितवाद ना, यही तो क्या होता है। भाई जो किसी भी केस के जो डाउट्स है उसको क्या करता है, इंटरप्रिटेट कर देता है, व्याख्या कर देता है। ठीक, यहाँ पे लीडिंग का क्या मतलब है? यहाँ पे लीडिंग का मतलब है ऐसा प्रश्न जिसमें प्रश्न के साथ उत्तर भी छिपा हो। सूचक प्रश्न का अर्थ होता है ऐसा प्रश्न जिसमें प्रश्न के साथ उत्तर भी छिपा रहता है, आंसर भी दिया रहता है, उसको कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। अब जैसे एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो हम लोग पीटी में करते हैं। तो बताइए रामेंद्र जी, क्या जो एमसीक्यू का एग्ज़ाम होता है पीटी में जिसमें आंसर भी दिया रहता है वो लीडिंग क्वेश्चन है? मिस्टर रामेंद्र बताइए। जल्दी जी बोलिए, सर, हाँ है। नहीं जल्दी बोलिए। जी है। कपिल कुमार। हेलो सर, आइडिया नहीं है। अच्छा चलिए, हर्षिता। चार्वी चौहान। लीडिंग क्वेश्चन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आंसर तो दिया है ना। हाँ जी। तो फिर इशू लोधी, आप जो एमसीक्यू सॉल्व करते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, दैट इज लीडिंग क्वेश्चन। बोलो भाई, यस नो बोलो, जल्दी बोलो। नहीं नहीं है, क्यों? तो सर उसमें तो बहुत सारे दिए रहते हैं आंसर, एक तो होता नहीं है। नहीं, बहुत सही आंसर नहीं दिया, आंसर तो एक ही दिया रहता है, बहुत सारी गलत दिए रहते हैं। हाँ, हाँ उसमें साथ में रहते हैं ना आंसर गलत भी। साकार आप बताइए। होगा सर। होगा। अर्चना कुमारी, देखो आप लोग आंसर देना है कि नहीं होता, वो लीडिंग क्वेश्चन नहीं है। जब आपसे कहा जाए कि क्यों, तो क्यों का आंसर सुन लो। देखो जो कपिल को म्यूट कर लीजिए। जो लीडिंग क्वेश्चन होता है उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, बस क्वेश्चन होगा, आंसर होगा। जैसे मान लीजिए वादी अपने गवाह को, वादी का अधिवक्ता गया वादी को लेकर या उसके गवाह को ले गया और कोर्ट में कहता है तुम्हारा नाम राकेश है। उसने कहा हाँ। अब बोला देखो वहाँ पे कुछ सर हिलाना, कुछ बोलना नहीं। तुम कानपुर में रहते हो? जी। तुमने चोरी की है? नहीं। तो ये बताओ जो हाँ नहीं और इससे फ़ायदा क्या? बोले भाई हाँ नहीं यहाँ से कोई फ़ायदा है? मिस्टर पाठक जी, क्या कोर्ट को आप बताना चाहते हो? कोई फ़ायदा नहीं। तो ये कहा जाता है कि लीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसमें प्रश्न के साथ उत्तर दिया होता है और ऐसा उत्तर जो विकल्प के फॉर्म में नहीं होता, कोई ऑप्शन के फॉर्म में नहीं होता, एक क्वेश्चन एक आंसर। और एमसीक्यू क्या है? उसका नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुवैकल्पिक, कई विकल्प हैं, ए है कि बी है कि सी है डी है। अच्छा, अगर हमें सब्जेक्ट पे नॉलेज ना हो प्रॉपर तो क्या हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं? अगर हमें सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है तो हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे? नो सर। क्यों? ऐसा क्यों? आंसर तो दिए। इसका आंसर है ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो गलत होता है उसी पे निगाह जाता है, सही पे नहीं जाता। और एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमको तो सही भी नहीं मालूम, गलत तो बहुत दूर की बात है। तब हम लोग क्या करते हैं, कहीं इष्ट देव के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर टिक लगाते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये बोला कि जुडिशरी में नेगेटिव मार्किंग कर दो, कोई इष्ट देव नहीं लगाओ, इष्ट देव के नाम पे हम नंबर काटेंगे 1/3 1/4। अब केवल एक ही काम है, अपना जुडिशियल माइंड। हम लोग के समय क्या होता था, हम लोग के समय तो एमसीक्यू भी नहीं चलता था, बाद में एमसीक्यू आया। काफ़ी दिनों तक स्टूडेंट क्या करता था, हम लोग जब पढ़ाना शुरू किए कि टिक लगाता था।
और किसी ने ज्ञान बांट के गया था कि ऐसा करो जितने ना आए सबका बी लगा दो, तो कुछ न कुछ तो 2-4 ठो बी तो मिल ही जाएगा। तो जब ये कोर्ट के कॉग्निजेंस में आया तो कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जुडिशरी में, सिविल में भी हो गया, ऐसा करो निगेटिव मार्किंग, इनको दंड दो। निगेटिव मार्किंग दंड है ये। तो ये ध्यान रखना, लीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसमें प्रश्न के साथ उत्तर दिया रहता है। अभी हमने आपको बताया कि जो पार्टीज अपने गवाह या खुद आएगा वो स्टेटमेंट देगा ना मुख्य परीक्षा में, तो स्टेटमेंट में क्या बोलेगा, वो कथन में क्या बोलेगा, जो देखा, जो सुना, जो उसकी पीड़ा है। तो उससे क्यों आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हो? तो लीडिंग क्वेश्चन हम लोग उससे नहीं पूछ सकते। तो धारा 141 कहती है सूचक प्रश्न वह प्रश्न होता है जिसमें प्रश्न के साथ उत्तर निहित रहता है। जैसे किसी से कहा जाए क्या तुम दिल्ली में रहते हो, क्या तुम्हारा नाम ये है, तो ये सब सूचक प्रश्न है। अब आता है 142, सूचक प्रश्न कब नहीं पूछे जा सकते। तो सूचक प्रश्न को, लीडिंग क्वेश्चन को साफ साफ मना किया गया है कि एग्जामिनेशन इन चीफ में तो बिल्कुल मत पूछो मुख्य परीक्षा में। क्यों? मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न को रिस्ट्रिक्टेड क्यों किया गया है? क्यों सूचक प्रश्न मना किया गया है कि नहीं पूछ सकते? बताइए, आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। सही साक्ष्य न्यायालय का सामने नहीं टाइम आ वेस्ट ना हो। पाएगा क्वेश्चन पूछने से सर, सही साक्ष्य सामने नहीं आ पाएगा। जो सिखाया गया होगा पहले से साक्षी को अपने अधिवक्ता द्वारा, वही क्वेश्चन वो बताएगा, जिससे सही साक्ष्य नहीं आ पाएगा। न्याय काशीलाल जी बताइए, क्यों कहा गया कि मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए? ऐसा क्यों स्ट्रिक्टली मना किया गया? देखो, इसका आंसर आप लोग ये देना कि अगर मुख्य परीक्षा में यानी एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन दे दिया जाए तो जो एग्जामिनेशन चीफ का कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, वो क्या है? स्टेटमेंट। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रीच होगा? बोलिए। ब्रीच होगा। ब्रीच होगा। तो क्या कभी विधि पराजित होती है? कोई कॉन्सेप्ट को ब्रीच होगा न्यायालय के सामने? न्यायाधीश अपने सामने विधि के उपबंधों को टूटता हुआ देखेगा? नहीं सर। वो पीठासीन अधिकारी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, न वो खुद विधि के उपबंध को तोड़ेगा न दूसरे को तोड़ने देगा। तो इसीलिए क्या किया गया है, सर जेम्स स्टीफन ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ होगा उसमें लीडिंग क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि धारा 137 कहती है। देखो, धारा 142 को मिलाइए धारा 137 से, 142 को आप कोरोबरेट कराइए, मिलान कराइए, संपोषक कराइए सेक्शन 137 से। 137 की जो पहली डेफिनेशन है, जिसको हम लोग एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं, उसमें यह कहा गया है कि मुख्य परीक्षा में जो पक्षकार आए उसको न्यायालय के सामने बोलने दिया जाए, बताने दिया जाए। न्यायालय कुछ पूछना चाहता है तो न्यायालय पूछ सकता है, बाकी उसको बताने दिया जाए। तो अगर उसी के क्या नाम है अधिवक्ता को दे दिया जाए लीडिंग क्वेश्चन पूछने के लिए, तो अधिवक्ता क्या करेगा? चैम्बर से सिखा पढ़ा के ले आएगा कि देखो बस तुम यही हाँ नहीं बोलना। तो जो हाँ नहीं बोलता है, इससे क्या होगा? 3 गलतियां होगी। पहला तो लॉ का प्रोविज़न टूटेगा, जो टूटने नहीं देगा न्यायाधीश। दूसरा, कोर्ट का मूल्यवान समय खराब होगा। जो आप हूँ हाँ करा रहे हैं, इससे कोर्ट को कोई फ़ायदा मिल रहा है? कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग को कुछ आगे बढ़ा पा रहा है? कोई एविडेंशियल वैल्यू निकाल पा रहा है कोर्ट? किसी आपके मुकदमे में कोई साक्ष्य मूल्य बढ़ रहा है कोर्ट आगे? नहीं बढ़ रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया। अब आता है कि लीडिंग प्रश्न फिर पूछे कब जाएंगे? लीडिंग क्वेश्चन फिर जो ये कॉन्सेप्ट है 141 में, तो इसको पूछे कब जाएंगे?
तो लीडिंग क्वेश्चन अधिकार के रूप में क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते, अधिकार के रूप में। पीटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीटी में कहा गया है, आता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं। ABCD दिया रहता है, तो ध्यान रखिएगा जो लीडिंग क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि जो अपोजिट पार्टी का एडवोकेट होता है वो क्या करता है, अधिकार के रूप में पूछ सकता है। क्यों अपोजिट पार्टी के एडवोकेट को अधिकार दिया गया है कि आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सत्यता जानने के लिए। सत्यता को परखने के लिए। क्योंकि देखो जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है इसमें हम लीडिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, स्कैंडल वाले भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अशिष्ट कारक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, बेसलेस ना हो। अगर हम कोई अशिष्ट प्रश्न भी पूछते हैं, स्कैंडल क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो बेस के साथ, आधार के साथ। जैसे एडवोकेट कह सकते हैं कि भाई मेरे पास पूरा साक्ष्य है कि कल जो चोरी हुई है उसमें आप शामिल थे, तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं एडवोकेट। क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाले एडवोकेट ये पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं कि जो चोरी का मामला है मेरे पास पूरा सबूत है कि आप उसमें शामिल थे। पूछ सकते हैं? यस। बिल्कुल। अगर उस जो एक्यूज्ड है चोरी का, उसका एडवोकेट कहता है ऑब्जेक्शन किस आधार पे, तो बता सकते हैं कि मेरे पास क्या आधार है। लेकिन अपोजिट पार्टी के एडवोकेट कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा चोर जैसा है, अब बताओ। नहीं कह नहीं सकते। पूछ सकते सर, नहीं क्यों? पूछ सकते। मतलब कह सकते हैं, उनको पूछने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है। अच्छा उसी ये में बताओ, सच बात सुन कर आती है। अच्छा चोर का बिना बेस के। अच्छा चोर का चेहरा कैसे होता है? कोई भारत सरकार ने प्रकाशित किया है चोर का चेहरा, राज्य सरकार ने? नहीं सर। नो सर। बताइए कोई चोर का चेहरा है कहीं? नहीं सर। तब चोर में तो राजनेता भी आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाते हैं, जजेस भी आ जाते हैं। जो चोरी कर ले वही चोर। जी। तो आप ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते कि आपका जैसे कोई मान लीजिए लेडीज़ आई, ठीक है, उसको कोई कहता है कि मेरे पास पूरा साक्ष्य है कि आप जो है चोरी में इन्वॉल्व हैं, तो ठीक है, इतना तो पूछा जा सकता है। जी सर। अच्छा मान लो अपोजिट पार्टी के एडवोकेट कहते हैं आपका चेहरा वेश्या जैसा है, अब बताओ। नहीं पूछ सकते सर। नहीं पूछ ये कौन सा सकते चेहरा हैं, है? वहाँ कोर्ट रोक लगा देगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसमें हम लीडिंग क्वेश्चन तो अधिकार के रूप में पूछ सकते हैं, इसके साथ स्कैंडल भी पूछ सकते हैं, लेकिन स्कैंडल बेसलेस ना हो, आधारहीन ना हो। अब अगर आपने स्कैंडल वाला क्वेश्चन पूछा और आधार विहीन रहा तो कोर्ट आपको पनिश भी कर देगा। क्या पनिशमेंट करेगा? अगर आपने आधारहीन प्रश्न पूछा तो कोर्ट आपको क्या पनिश करेगा? इसका आंसर मिलता है धारा 150 में, इसी इंडियन एविडेंस एक्ट में। युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया। ये ध्यान रखना है आप लोग इसको कि अगर कोई भी रीजनेबल क्वेश्चन नहीं पूछा गया युक्ति के आधार के बिना, तो धारा 150 में कोर्ट क्या करेगी? प्रोसेस को अडॉप्ट कर लेगी। और क्या प्रोसेस को अडॉप्ट करेगी? कि जो ऐसे बैरिस्टर हैं, जो ऐसे एडवोकेट हैं, जिनको अब तो एडवोकेट कहेंगे, उनको बार काउंसिल ऑफ स्टेट को डायरेक्शन देगी कि इनके एडवोकेसी को सस्पेंड कर दीजिए, या हाई कोर्ट को पास मैटर को भेज देगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि बेसलेस क्वेश्चन नहीं पूछना है, नहीं तो जो कोर्ट है वो टेक टू कॉग्निजेंस ले लेगी। टेक टू कॉग्निजेंस का मतलब समझते हैं आप लोग? संज्ञान लेने का मतलब स्वतः संज्ञान हुआ सर। स्वतः संज्ञान। और स्वतः संज्ञान का मतलब है कि अब आपको दंड मिलने वाला है।
जैसे छोटे रहे होगे, गार्जियन मान लीजिए आज बहुत गुस्सा है, लाल पीले हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या बस 5-10 मिनट में प्रसाद मिलने वाला है? या तो आप भाग लो, अब अगर इर्द गिर्द दिखाई पड़े तो वो पूरी तैयारी हो गई है गार्जियन की। और हम लोग के समय गार्जियन तो मान लो ऑफिस भी चले गए, फादर लौट के आए तो याद रहता था कि सुबह का भी प्रसाद देना है। आज वाले थोड़ी नहीं है गार्जियन। तो ऐसे कोर्ट हर समय याद रखेगी, सुबह शाम। अगर आपने कोई भी स्कैंडल पूछा, मान लीजिए आज आप प्रोसीजर नहीं पूरा हुआ, अगली डेट लगी, तो अगली डेट में जो कोर्ट होगी वो तुरंत कॉग्निजेंस लेगी। ठीक। अब देखिए जो लीडिंग क्वेश्चन है, इसको जो अपोजिट पार्टी का एडवोकेट पूछ सकता है। ठीक, एक चीज़ है। अब आता है कि जो लीडिंग क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए री एग्ज़ामिनेशन में हम पूछ रहे हैं, ध्यान समझिए जो बता रहे हैं आप लोग को, और अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, तब हम पूछ सकते हैं री एग्ज़ामिनेशन। अगर री एग्ज़ामिनेशन में हम क्या नाम है, इसके लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन कर रहा है, लेकिन कोर्ट ऑब्जेक्शन को खारिज कर देता है, तब भी हम पूछ सकते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन को री एग्ज़ामिनेशन में, पुनः परीक्षा में 2 शर्तों पर पूछा जा सकता है। पहला, विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता के द्वारा आपत्ति न की जाए, अपोजिट पार्टी के एडवोकेट ऑब्जेक्शन न करें। दूसरा, अपोजिट पार्टी के एडवोकेट ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन कोर्ट उनके ऑब्जेक्शन को डिसमिस कर देती है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, सुन लो ध्यान से आप लोग, 2 बातें खड़ी होती हैं। एक तो ये खड़ी होती हैं कि एग्ज़ामिनेशन इन चीफ यानी मुख्य परीक्षा में तो स्ट्रिक्टली बना किया गया, और री एग्ज़ामिनेशन में क्यों अलाउ कर दिया गया? ऐसी कौन सी घड़ी आ गई कि वही एडवोकेट को एग्ज़ामिनेशन इन चीफ मुख्य परीक्षा में साफ साफ मना किया गया कि आप नहीं पूछ सकते, वही एडवोकेट को अपने पक्षकार से री एग्ज़ामिनेशन में मौका दे दिया जाता है? वाई, क्यों ऐसा उसी एडवोकेट को परमिशन दे दी जाती है? ममता जी बताइए, क्या होता है कोर्ट में? आप लोग जाते हैं सत्य को सामने लाने के लिए हैं? सत्य को सामने लाने के लिए। तो एक एग्जामिनेशन इन चीफ में क्यों नहीं देते? उसमें भी सत्य सामने आ सकता है। और कौन प्रैक्टिस करता है भाई? सर एविडेंस को मजबूती करने के लिए, सर मजबूत बनाने के लिए। मजबूत करने के लिए। हाँ, रामेंद्र एडवोकेट है भाई, आप लोग अधिवक्ता। क्वेश्चन को दोहराया जाए। प्रश्न ये है कि जो मुख्य परीक्षा में, जिसकी मुख्य परीक्षा होती है जिस पक्षकार की, उसके अधिवक्ता अपने पक्षकार से लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते मुख्य परीक्षा में, लेकिन वही अधिवक्ता वही पक्षकार से री एग्ज़ामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शर्त 2 लगी हुई है कि विपक्षी पक्षकार आपत्ति न करे, नंबर 1। दूसरा, विपक्षी पक्षकार आपत्ति तो करे लेकिन कोर्ट उसकी आपत्ति को खारिज कर दे। अच्छा, कौन बता सकता है आप में से? जी सर, बताएं। बताइए, बिल्कुल बताइए। मुख्य परीक्षा जो होती है सर, कथन के फॉर्म में होती है, और उस समय वह साक्षी कथन के रूप में वह मुख्य चीज कुछ नहीं कह पाया, और पुनः उसको कथन के फॉर्म में हो सकता न कह पाए, इसलिए लीडिंग क्वेश्चन के रूप में उसके अधिवक्ता उसी चीज को पूछ सकते हैं जो प्रश्न करता है। तो पुनः परीक्षा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होती है कि स्टेटमेंट के फॉर्म में होती है? पुनः परीक्षा भी तो इकाई ट्रांजिस्टर का वॉल्यूम धीरे हो रहा है। क्वेश्चन छुपाए गए तथ्यों को सामने लाने के लिए फॉर्म में होती है। देखो, जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा सर, जाने वाले नहीं, घबराओ नहीं आप लोग। सुन लो पहले ध्यान से आप लोग।
किसका वो बोल रहा है भाई, बंद करिए। देखिए ध्यान से सुनिए, जो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है। री एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है, री क्रॉस एग्जामिनेशन भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है। तो जो री एग्जामिनेशन होता है उसमें छूटी हुई चीज़, नई उत्पन्न हुई चीज़, इन सब के बारे में ही क्या पूछ सकता है एडवोकेट अपने एक क्लाइंट से। तो वहाँ पर कहा गया है कि आप अपने ही क्लाइंट से री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कोई छूटी हुई चीज़ के बारे में लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अगर अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन कर दिया और कोर्ट ने उसकी आपत्ति को अलाउ कर दिया, तब आप गए काम से, तब आप नहीं पूछ सकते। अपोजिट पार्टी ने, आप ध्यान समझिए, अपोजिट पार्टी ने आपत्ति किया और कोर्ट ने आपत्ति को खारिज कर दिया, तब तो आप पूछ सकते हो। लेकिन अपोजिट पार्टी ने आपत्ति किया और कोर्ट ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया, तब भी आप नहीं पूछ पाओगे। तो अब आप लोग देखो, लिखो, इसको हम बना देते हैं। री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किंतु निम्न शर्तों के साथ। नंबर 1, विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता आपत्ति न करे। नंबर 2, विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता आपत्ति करे किंतु उनकी आपत्ति को, सॉरी सर, किंतु के बाद, किंतु उनकी आपत्ति को न्यायालय खारिज कर दे। नोट लिखिए, यदि विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता की आपत्ति को न्यायालय स्वीकार कर ले, तब ऐसी स्थिति में पुनः परीक्षा में पूछा गया सूचक प्रश्न बाधित हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। चलो, अब सबको क्लियर हो गया है? देखो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो आप लोग, फिर आज की क्लास बंद होती है। प्रभात ठीक है? प्रशांत, आजकल क्या हाल चाल है, कैसे है, ठीक चल रहा है? सर, यस सर। समझ में आ रहा है सब? यस सर। चलिए, और किसी कोई प्रॉब्लम? तो ये देखो, दो टॉपिक को जैसे पढ़ा, दोनों टॉपिक देखो एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। एग्जामिनेशन और लीडिंग क्वेश्चन दोनों कोरिलेटेड है, तो दोनों को मिला के जैसे जैसे पढ़ाया गया वैसे करना। तो पीटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए। ठीक है काशीलाल जी, ठीक है जी? आशीर्वाद है सर। इतनी किताब सर पे रखे हैं, कहीं गिर न जाए आपके पास। रैक पर रखा हुआ है सर। गिरेगे तो नहीं? जी नहीं सर। डेली पढ़ते हैं सब किताब? कोशिश रहती है सर पढ़ने का। तो
कोर्ट से रिलेटेड है कि लॉ से या क्या ना सब्जेक्ट से रिलेटेड है? कोर्ट से रिलेटेड है सर। अच्छा, केस से रिलेटेड नहीं तो पढ़ना ही पड़ता होगा। चलो भाई, देखो आज आप लोग को एक हमने वीडियो सेंड कराया है, जो लोग हायर जुडिशियल का एग्ज़ाम है बिहार का उनके लिए, और जिनका छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम है यूपी हायर जुडिशरी का। आईपीसी में टोटल 511 सेक्शन है और 23 चैप्टर्स है। उन 511 सेक्शन में से हमने आप लोग के लिए 90 सेक्शन को सिलेक्ट किया, 90 धारा। उस सेक्शन का हमने सेक्शन लिख दिया है, तो आप लोग इस सेक्शन को फोकस करना जिनका हायर जुडिशियल का या जुडिशरी के एग्ज़ाम नियर में है। समझ रहे जितेंद्र जी? दूसरी चीज़, वैसे तो बहुत से लीडिंग केस है आईपीसी में, हमने आप लोग के लिए 10 केसेस सेलेक्ट किया है। उसमें एआईआर भी लिखा है, कोर्ट का भी नाम लिखा है, ईयर भी लिखा है। तो जिस भी रूप में एग्जामिनर पूछेगा उस रूप में आप लोग आंसर दीजिएगा। और अब आगे आप लोग को सीआरपीसी का मिलेगा, एविडेंस का मिलेगा, सीपीसी का मिलेगा, हिंदू ला, मोहम्मडन ला, ये चलती रहेगी सीरीज जब तक कि आप लोग का हायर जुडिशियल के एग्ज़ाम ना हो जाए। तो आप लोग क्या करना है कि अभी क्लास ख़त्म हो गई, ओवर हो गई है, उस वीडियो को ज़रा ध्यान से देख के कॉपी में वो सेक्शन नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और उस पर आप लोग वीडियो को ज़रा फॉरवर्ड कर दिया करिए, और भी ग्रुप में कुछ कमेंट लिख दिया करिए, ठीक है ना? हाँ, सर को खुशी होती है जब आप लोग कमेंट लिखते हो। और कल आप लोग को मतलब लगातार आप लोग को मिलता रहेगा। इन सेक्शन को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लो, जिसका 10 मार्च को झारखंड की जुडिशरी है, जिसका सर अभी तो बिहार वाला या 21 या 31 में से किसी डेट पर होगा, या तो 21 को होगा या तो 31 को होगा। मार्च में सर? और क्या पाठक जी, मार्च ही में होगा। हाँ, आईपीसी के बदलने पहले दे दीजिए, नहीं तो न्याय संहिता में देना पड़ेगा एग्ज़ाम। फिर मार्च में ही होगा, ठीक है? चलो, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।